नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन के अंदर। कैसे हैं आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। और चलिए करते हैं शुरुआत। कल रात को 9 बजे हमने तय किया था, कल सेशन कर रहे थे क्लास 9th वाला ज्योग्राफी का। तो अब सबने भी कहा और मैंने भी यही सोचा कि चलो अब समय हमारे पास कम रहा है तो हम सीधे ही जो है वन लाइनर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम डिटेल वाले सेशन करेंगे ही नहीं, लेकिन पहले हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे 6 to 10 तक। फिर अगर हमारे पास समय रहा तो कुछ डिटेल सेशन आगे ग्रेड सेकंड के लिए हम जो है करेंगे। तो हो जाइए तैयार रीट के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए। लास्ट 2021 के अनुभव से आपको बता देता हूं, क्योंकि उस टाइम आरबीएसई बुक्स पुस्तकें जो थी वो लागू की गई थी और हमने आपको आरबीएसई 6 to 12 करवाया था। और जिन बच्चों ने हमारे साथ निरंतर अध्ययन किया उन बच्चों की सफलता में बहुत ज्यादा योगदान इस परिवार से जो है प्राप्त हुआ। 2 सब्जेक्ट ही आपको यहां पर करवाए जाते हैं, इसीलिए 2 सब्जेक्ट करवाए जाते हैं कि जितना आप इस परिवार के साथ अध्ययन करें, कम से कम उस चीज को आपको कहीं से पढ़ना ना पड़े और उस चीज से डाटा आपके निश्चित तौर पर जो है पेपर में आए, है ना। करवाने को तो सारे सब्जेक्ट भी करवाए जा सकते हैं, बट फिर वो बात नहीं रहेगी, है ना। तो इसीलिए जो कार्य हम बहुत अच्छे से कर पाए उसी कार्य को कर रहे हैं। और उसी क्रम में जैसे कि आपसे बहुत समय पहले आपको कहा था कि 6 से 12 तक आपको 6 से 10 तक एनसीईआरटी कंप्लीट करवाएंगे। उस क्रम में जो रीट का हमारा सिलेबस है और जो हमारे पाठ्यक्रम का पार्ट है उसका हिस्ट्री 6 से 8 तक मैंने आपको करवा दिया है। और ज्योग्राफी आज वन लाइनर क्वेश्चन आपको शुरू करवा रहे हैं। हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन करवा दिए गए हैं और वन लाइनर क्वेश्चन हिस्ट्री 6 to 8 का जो प्रिंट निकालने वाला पीडीएफ है वो हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है। और आज से ज्योग्राफी वन लाइनर क्वेश्चन है और तय ये किया है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो है डाटा आपको करवाना है, इसीलिए क्लास 6th आज आपको कंप्लीट करवाने का प्रयास हम करेंगे ताकि कल हम 7th क्लास की शुरुआत कर सके। एक दिन में एक क्लास कर रहे हैं, अगर किसी दिन 2 क्लास यानी एक क्लास में 2 दिन का टाइम लगा तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। टारगेट है 20 तारीख से पहले पहले करवाने का, तो जितना जल्दी हो सके हम आप तक ये सारा डाटा जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बस छोटा सा प्रयत्न आप करें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस परिवार में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे और अपने दोस्तों तक जरूर जो है आप पहुंचाए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। भूगोल वन लाइनर क्वेश्चन आज आपसे मैं जो है डिस्कस करने वाला हूं और ये क्लास 6th है एनसीईआरटी की। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीट की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, रीट लेवल 1 की, रीट लेवल 2 की, आपको ये क्वेश्चन काम आएंगे। सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, ऑल ओवर पूरे भारत में किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये जो सेशन है वो आपके लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो वन लाइनर क्वेश्चन है आज और एक ही क्लास में करवा रहा हूं, इन 1 क्लास। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बातें ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं है। परिवार के अगर सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जो है वो बन जाइए। और परिवार के सदस्य क्यों बनना जरूरी है भाई, क्यों बने आप, मारो के फायदो है मैं सब्सक्राइब करा के फायदो फायदो देखो की कोनी खाली तो फायदे थे। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लेगा तो परिवार का सदस्य बन जाएगा, थाने सारी पीडीएफ जो आसानी से मिल जाएगी। प्लस आना रहा जितना भी क्लास होगी बांगा भी थाना सगड़ा नोटिफिकेशन भी मिलेगा और बांगे थाने पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। तो जे थाने पीडीएफ नोट्स जो है थाना बेरो पड़ता रहेगा भाई कद कौन सी क्लास होना रही है, तो एक खातर थाने सब्सक्राइब करना, बाकी थारी मर्जी है भाई, करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। चलो करा शुरुआत। कुछ फाइल अपने आप डिलीट हो गई। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको बता देता हूं, डाला तो था मैंने, अभी क्यों डिलीट हुआ पता नहीं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 2 टेलीग्राम चैनल है, एक रीट नगर के नाम से है और एक राजस्थान एग्जाम मंत्रा के नाम से है। दोनों में से किसी भी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बारकोड को स्कैन करके कर सकते हैं या नीचे दिए गए लिंक से कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए क्लास जो 6th है एनसीईआरटी,
भूगोल। इसके अंदर जो है वो टोटल 8 चैप्टर है। पहला है सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा है ग्लोब अक्षांश देशांतर, तीसरा है पृथ्वी की गति, फिर मानचित्र, फिर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, फिर पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हमारा भारत, और भारत जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव अभियान। इन 8 चैप्टर में मेरी बुद्धि ने जितना काम किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, या ना ही मैं ऐसा कोई दावा कर रहा हूं कि मैंने सब कुछ करवा दिया है, या मेरी बुद्धि जितनी काम करती है उस हिसाब से मुझे जो लगा कि ये क्वेश्चन बन सकता है ना, एक एक लाइन पढ़कर उतने क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो है शामिल करने का प्रयास किया है इस पूरी क्लास के अंदर। आप एक बार जरूर जो है सिक्स्थ क्लास की डिटेल पढ़ रखिए आपने, एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं कोई क्वेश्चन छूट नहीं गया। मेरी बुद्धि के अकॉर्डिंग तो नहीं छूटा है, फिर भी अगर कुछ छूट जाए तो आप पीडीएफ नोट्स जब निकाले प्रिंट तो उसके ऊपर जो है लिख लीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर, सौरमंडल में पृथ्वी। पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहलाती है, क्या कहलाती है? जिस दिन चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देता है वह रात क्या कहलाती है? एक बार कमेंट करें कि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है। अक्सर दिखाई दे रहे हैं, मुझे आज छोटे लग रहे हैं, हालांकि फॉन्ट तो मैंने बहुत बड़ा रखा था लेकिन फिर भी अक्सर छोटे हैं। एक बार कमेंट करके बताएं कि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखता है वह पूर्णिमा कहलाती है ना, पूनम का चांद जिसे कहते हो आप, पूर्णिमा का चंद्रमा। पूर्ण चंद्रमा नहीं दिखाई देने वाली रात को क्या कहते हैं? जिस दिन हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई नहीं देता, अर्थात चंद्रमा हमें दिखता ही नहीं है, काला 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 ही दिखता है, तो वो अमावस की रात होती है। कौन सी रात होती है? अमावस की रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य, चंद्रमा तथा रात में आसमान में चमकने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, रात में आसमान में तारे चमकते हैं, तो ये सब चीजें एक साथ अगर इनको कहें तो क्या कहेंगे? इनको एक साथ हम खगोलीय पिंड जो है कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? खगोलीय पिंड है। ये क्या है? खगोलीय पिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियां क्या कहलाती है? तो तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति, जैसे ये मान लो तारे हैं, ठीक है, ये तारा, ये तारा, ये तारा, ये तारा, ये तारा, ये तारा। अब देखो आसमान में बहुत सारे तारे हैं और इन तारों को देखकर हम अलग अलग आकृति बना लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो भी सोच रहा होता है ना, वो आकृति अपने अकॉर्डिंग वैसी ही बना लेता है, ठीक है। तो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग आकृतियां तारों की बनाई है और इन्हें ही क्या कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो भाई बंद कर दो, और तो क्या कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल भी ना दिखे, है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल भी ना दिखे। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है तो फिर बंद कर दीजिए, है ना। तो ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रमुख नक्षत्र मंडल कौन कौन से हैं? तो प्रमुख नक्षत्र मंडल है बिग बियर और सप्तऋषि मंडल, है ना। उत्तर दिशा का निर्धारण किस तारे से होता है? प्राचीन समय में जब व्यापारी या सामान्य लोग रात्रि में यात्रा किया करते थे तो वो क्या करते थे? रात्रि में दिशा का निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग करते थे? वो करते थे ध्रुव तारे का, है ना। ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में दिखाई देता है? उत्तर में। ध्रुव तारे की स्थिति जानने के लिए हम किस नक्षत्र मंडल की सहायता ले सकते हैं? तो सप्तऋषि मंडल की हम जो है सहायता ले सकते हैं। ये अच्छा मोस्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वह खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है कहलाते हैं। वह खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है, जिनकी अपनी उष्मा नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ग्रह। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। और ग्रह हमेशा किसके प्रकाश से चमकते हैं? ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ग्रह हमेशा सूर्य से ली गई ऊर्जा से चमकते हैं, जबकि तारे जो होते हैं वो भी सूर्य से चमकते हैं, लेकिन उनका खुद का भी प्रकाश। बहुत सारे तारे ऐसे भी होते हैं, जैसे सूर्य है वो अपने खुद के प्रकाश से चमकता है। किन ग्रहों के चारों ओर, कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले बने हुए हैं? कुछ हमारे ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह हैं, जैसे ये ग्रह है कोई, ठीक है, ये कोई ग्रह है और इसके चारों ओर इस प्रकार के छल्ले बने हुए हैं, है ना, इस प्रकार के छल्ले बने हुए हैं। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर इस प्रकार के जो है छल्ले बने हुए हैं? इस प्रकार के छल्ले। तो यह 2 ग्रह हैं, बृहस्पति
और 3 है बृहस्पति, शनि और यूरेनस। इन 3 ग्रहों के जो है वो क्या बने हुए हैं, चारों तरफ रिंग बनी हुई है, छल्ले बने हुए हैं। तो याद इनको आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देव को क्या कहा गया था, यानी सूर्य देवता को क्या कहा जाता था रोमन कहानियों में, सोल कहा जाता था, सोल। ब्रह्मांड के लिए प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है, तो सूर्य ही ब्रह्मांड के लिए एकमात्र जो है वो स्रोत है। एंड सूर्य पृथ्वी से कितना किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो 15 करोड़ किलोमीटर की, 15,000 किलोमीटर, करोड़ नहीं था क्या, 15 करोड़ किलोमीटर की। नेक्स्ट देखिए, सौर मंडल के कितने ग्रह हैं, सौर मंडल में 8 ग्रह है, बुध पहला, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी 3 नंबर पर, चौथे नंबर पर मंगल, 5वें नंबर पर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और 8 नंबर पर नेपच्यून। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, निम्न में से सूर्य से 3 नंबर ग्रह कौन सा है ना, ग्रहों के क्रम में 3 नंबर का ग्रह कौन सा है, याद रखना पृथ्वी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बृहस्पति कितने नंबर का ग्रह है, तो 5 नंबर का है। इस प्रकार से इनका क्रम आप जो है वो याद रख सकते हैं। ग्रह जिस निश्चित पथ पर चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कक्षा कहते हैं। जैसे कोई बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ता है तो इसका अर्थ क्या है, वह बच्चा 5वीं कक्षा का छात्र है और 5वीं कक्षा में आना जाना होता है। इसी प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह भी अपनी एक निश्चित कक्षा के अंदर एक निश्चित पथ के ऊपर ही जो क्या है वो चक्कर लगाते हैं, है ना। इसी प्रकार अपने अपने पथ पर जो है वो ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसे कक्ष कहते हैं या कक्षा कहते हैं। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो बुध सबसे नजदीक है। और सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून सबसे दूर, बुध सबसे नजदीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। रीट लेवल फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं उनके टॉपिक है ग्रह नक्षत्र वाला, तो उनके लिए ये क्वेश्चन और ही मोस्ट है, पूछा जा सकता है। तो 88 दिन का समय लगता है बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। जुड़वा अर्थात एक जैसा, पृथ्वी और सूर्य जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बट शुक्र पर जो है वो पृथ्वी और शुक्र, बट शुक्र पर क्या नहीं है, एनवायरमेंट नहीं है, ब्रह्मांड नहीं है, उसका कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वहां पर जो है वो जीवन संभव नहीं हो पाया है। प्लूटो जिसे ग्रह माना जाता था, प्लूटो पहले ग्रह खोजा गया था प्लूटो, तो प्लूटो जिसे ग्रह माना जाता था कब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, तो अगस्त 2006 के अंदर जो है इसको हटा दिया गया। वर्तमान में जो प्लूटो है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे बोना ग्रह कहा जाता है। प्रकाश की गति क्या है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। कितना, 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। बट प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट का जो है समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को कदम रखा था। और पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है, पृथ्वी के आकार को कहा जाता है भू-आभ। और भू-आभ का अर्थ क्या है, पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। जो बच्चे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं उनको ये लग रहा होगा कि गुरुजी तो यहाँ चाल रहे जी, कोई ट्रेन चल रही होगी, बुलेट ट्रेन चल रही है ना, बीच में सांस भी को ले रहे, ना हमारा कमेंट पढ़ रहा है ना माने समझा रहा है ना। पर यहाँ तो मैं ही पढ़ रहा, हमारे के फायदो है। बिल्कुल थारे पढ़ना खातिर यह पीडीएफ बनाई गई है। एंगे पीडीएफ थाने काल जी है वो दे दी जाएगी, और आज थे सेशन देख लो, कल पीडीएफ डाउनलोड करके जो है प्रिंट निकाल के पढ़ ले। बट ये बात इससे पहले बता देता हूं कि ये सारे चैप्टर मैंने डिटेल में करवाया है, और डिटेल में एक एक बात को आपको मैंने जो है वो समझाई है। तो वहां पर ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में जो है समझ चुके हैं और आपको समझाया भी गया है, तो अब आई थिंक दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई ऐसा बिंदु लगा कि उसको दोबारा समझाने की आवश्यकता है तो आपको दोबारा भी समझा दिया जाएगा। ठीक है भाई नगेंद्र, क्योंकि अपना उद्देश्य वो नहीं है कि किसी चीज को रबड़ की तरह खींचे
और बहुत सारे व्यू, बहुत सारे जो है वो लाइक के लिए जो है सेशन को, जो काम एक दिन में हो सकता है उसको 10 दिन में करें। अपना टारगेट ये रहता है कि जो काम 5 दिन में हो सकता है उसको 1 दिन में करें, ताकि आप उसको दोबारा रिवाइज कर सके, है ना। सेशन वीडियो करना कार्य नहीं है, कार्य अपना मुख्य टारगेट है आपका सिलेक्शन होना। और सिलेक्शन कब होगा? जब इस पीडीएफ को आप प्रिंट निकाल के और खुद पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा का व्यास कितना है? 1/4 है। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है। ये जो तीनों चारों क्वेश्चन हैं, ये अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप जो है ध्यान दे सकते हैं। एंड क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच की कक्षाओं में पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल जो ग्रह हैं उनके बीच के अंदर जो क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। क्वेश्चन आता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड कहलाते हैं। और रात्रि में आकाश में दिखाई देने वाली चौड़ी चौड़ी सफेद पट्टी क्या कहलाती है? आकाश गंगा कहलाती है। चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। बताइए कैसे लगे क्वेश्चन। अगर आप वैसे जो बच्चे इस परिवार के हमेशा सदस्य हैं, यानी पहले से सदस्य बने हुए हैं, उन सब ने ये चैप्टर डिटेल में पढ़ा है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपने डिटेल में पढ़ा था, उससे कोई क्वेश्चन यहां रहा है क्या? मैंने तो प्रयास किया है कि सारे के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए जाएं, फिर भी आप कमेंट करके बताएं मुझे कि क्या आपको क्या लगता है, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है हमसे? तो आप जरूर कमेंट करके बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की चर्चा हम करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो एक बार आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और टारगेट आज अपन रखते हैं कि इस सेशन में हम 300 बच्चे लाइव तक पहुंचे, 300 बच्चे लाइव तक पहुंचे हम। तो एक बार सारे बच्चे जो है वो अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करने का प्रयास कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। ग्लोब पर स्थित वे 2 बिंदु जिन पर पृथ्वी झुकी हुई होती है क्या कहलाता है? ग्लोब तो आपने अपने स्कूल के अंदर जरूर देखा होगा। इस प्रकार के 2 बिंदियां होती है जिन पे ये पृथ्वी जो है वो झुकी रहती है। तो इसको जो है वो, इन दोनों को, ये काल्पनिक है, क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। ये पृथ्वी का क्या है? अक्ष है जिस पे ये झुकी हुई है। और पृथ्वी किस दिशा में अपनी धुरी पर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यानी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो ये ऐसे घूमती है। ये जाता है इधर ऐसे, जैसे घड़ी घूमती है ना वैसे। वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? विषुवत रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में जो है बांट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तर में स्थित भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और पृथ्वी के दक्षिण में स्थित भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा के समांतर रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं। और अक्षांशों को मापा जाता है अंश में। अंश का अर्थ होता है डिग्री में। किसमें मापा जाता है? डिग्री में मापा जाता है। मीनाक्षी सैनी जी कैसे हैं आप और कैसे चल रहा है आपका अध्ययन? बताइए किसमें मापा जाता है? डिग्रीज में मापा जाता है। क्योंकि डिग्री में क्यों मापते हैं, मन में क्वेश्चन जरूर आता है। क्योंकि पृथ्वी गोले के समान है और गोले को हम 360 डिग्री में मापते हैं। कितनी डिग्री होती है टोटल? 360 डिग्री होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश किस कटिबंध में आते हैं? उष्ण कटिबंध में आते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा व दक्षिणी ध्रुव वृत्त, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, के बीच वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में तो कर्क रेखा के उत्तर वाले भाग को और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के दक्षिण वाले भाग को क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण। देखो उष्ण कटिबंध में बहुत ज्यादा क्या होती है? गर्मी होती है। शीतोष्ण कटिबंध में ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी होती है और शीत कटिबंध में बहुत ज्यादा सर्दी होती है। उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी ध्रुव
वह उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव यानी दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो भाग है वो शीत कटिबंध कहलाता है, जहां बर्फ जमी रहती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। ये पृथ्वी है, ऐसी थोड़ी होती है पृथ्वी, बावली पृथ्वी होगी, ये तो चानी पृथ्वी बनाते हैं। ये पृथ्वी है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। इनको मिलाने वाली जो ये रेखाएं हैं ये क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रमुख यामयोत्तर रेखा कहा जाता है। प्रमुख यामयोत्तर रेखा कहां से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच राजकीय वेधशाला से गुजरती है। ग्रीनिच राजकीय वेधशाला से। और प्रमुख यामयोत्तर रेखा पृथ्वी को किन 2 समान भागों में विभाजित करती है? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। जैसे कि हमने देखा कि ये पृथ्वी है और इससे ये रेखा ये क्या है? 0 डिग्री हो गई। ये तो ये 2 भागों में बांट दिया पृथ्वी को, ये वाला भाग और ये वाला भाग। ये पूर्व की ओर है तो पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिम की ओर है तो ये कौन सा हो गया? पश्चिमी गोलार्ध हो गया। कुल रेखाएं, देशांतर रेखाएं कितनी होती है? 360 रेखाएं कहती है ऐसे। कितनी होती है? 360। इस गोले के चारों ओर कितनी रेखाएं होती है? 360 जो है वो रेखाएं होती है गोले के चारों ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यह है कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 181 रेखाएं हैं। ठीक है, कितनी है? 181 रेखा है। 90, 90, 180 और एक बीच वाली, तो टोटल कितनी हो गई? 181 रेखाएं जो है वो हो गई है। अरे नरेंद्र मेरे भाई, चूरू में एजुकेशन नहीं है, ऐसा कैसे कह रहे हो? चूरू जिले में आप और तारानगर तहसील में आइए आप। यहां पर अगले 1 वर्ष के अंदर आप देखना, है ना, पिछले 1 वर्ष में मैंने देखा है कि तारानगर के अंदर जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस है। यानी स्कूल एजुकेशन तो पहले ही था तारानगर का नाम, और अब स्कूल एजुकेशन के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी जो है वो हमारे सुभाष चांद सर ने जो यहाँ गुरुकुल करा है, गुरुकुल होने के बाद यहाँ पर और बड़ी बड़ी कोचिंगें जो है वो कोटा की बड़ी बड़ी कोचिंगें यहाँ पर आ रही है ना। आज से 1 साल पहले तारानगर के अंदर 1 या 2 लाइब्रेरी थी, है ना। कितनी थी? 1 या 2 लाइब्रेरी थी मात्र 1 साल पहले। आज तारानगर में लगभग जो है वो 26 लाइब्रेरी है। कल मुझे एक मेरा दोस्त मिला था, उसने लाइब्रेरी कर रखी है, तो मैंने उनसे पूछा, वो सुबह सुबह जाता है, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, वो यार लाइब्रेरी कर रखी, कितना टाबरा? बोले टाबरा कोई कमी को नहीं है, सब लाइब्रेरी बुक है। 26 लाइब्रेरी चल रही है, छोटी मोटी और गलियों में चल रही है वो अलग। ये 1 साल में इतना परिवर्तन हो गया है, देख लीजिए आप। 26 लाइब्रेरी चल रही है, ये लाइब्रेरी कल्चरल का प्रभाव है ना। तो बिल्कुल आने वाला 1 साल के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा बदलाव जो है होने वाला है, तो बिल्कुल दुखी होने की तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि कुल अक्षांश रेखा 181 होती है। जो स्थान ग्रीनिच रेखा के पूर्व में स्थित होता है उसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमने चित्र के माध्यम से देखा, ये ग्रीनिच रेखा है, इसके जो स्थान पूर्व में होगा, मान लीजिए यहां पर 12 बजे हैं, 12 से समझ में नहीं आएगा, मान लेते हैं कि यहां पर जो है वो क्या बजा हुआ है? 3 बजा हुआ है। ठीक है, 3 बजे हुए हैं। मान लीजिए आप पूर्व के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो पूर्व के अंदर क्या होगा? पूर्व के अंदर समय बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आगे होगा घड़ी, यानी इस तरफ जाएगा। कोई व्यक्ति यहां से इधर आएगा, मान लीजिए कि वो 15 डिग्री आ गया है, डिग्री के अकॉर्डिंग आपको जो है करना पड़ेगा। 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट होती है, यानी अगर आप 1 डिग्री इधर खिसकते हो, 15 डिग्री इधर खिसक गए तो कितना हो गया? 15 डिग्री इधर खिसक गए तो कितना हो गया?
60 यानी 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो अगर कोई व्यक्ति यहां पर 3 बज रहा है और 15 डिग्री इधर आ गया तो उसे 4 बजाना पड़ेगा अपनी घड़ी में, और अगर 15 डिग्री इधर आ गया तो 2 बजाने पड़ेंगे। यानी अगर आप पश्चिम की ओर चलोगे तो आपको टाइम घटाना पड़ेगा और पूर्व की ओर चलोगे तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा, बस यही बात है। ग्रीनिच रेखा से समय आगे होगा, जो स्थान ग्रीनिच रेखा के पश्चिम में स्थित है तो रेखा से पीछे होगा समय। पृथ्वी 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। और भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? 80 डिग्री 30 मिनट यानी 82.5 डिग्री। इसको ऐसे लिखते हो आप, है ना, 82.5 डिग्री लिखो यहां पर, 82.5 डिग्री। आ रहा है समझ में? चीजें समझ में आ रही है आपको? रंजीत जी, आपकी लाडली भतीजी का जन्मदिन है तो हमारी तरफ से भी उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, और वो हमेशा अपने जीवन में मुस्कुराते रहे, बस यही है। नेक्स्ट देखिएगा चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियों की चर्चा करते हैं कि पृथ्वी जो है वो गति किस प्रकार से जो है वो करती है। आइए चर्चा इसके बारे में जो है करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो पृथ्वी घूमती है और एक पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है ना, घूमना और चक्कर लगाना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे कहते हैं घूर्णन, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं उसको? परिक्रमण जो है वो कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। और एक बच्चे ने 99.91 ये क्या भेजा है, और इसका चैट में नाम आया तो होगा ऊपरी ऊपर। कौन है ये? रणजीत जी। रणजीत जी, आप हमेशा पैसे भेजते रहते हैं, धन्यवाद, लेकिन ऐसा ना करें आप, है ना। आपकी जो लाडली भतीजी है, जन्मदिन उसका है, तो हमें जो है वो उसको बधाई देनी चाहिए थी, उल्टा आप पैसे भेज रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि ना भेजे पैसे आप, है ना, क्योंकि यहां पर केवल देने का ही काम किया जाता है, आप सब बच्चों से लेने का काम नहीं किया जाएगा। जिस दिन आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए, आप अध्यापक बन जाएं, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड, तब आप हमारे पास आए, यहां पर आके अपना अनुभव शेयर करें, और फिर अगर आपको लगे कि आपको इस परिवार को बड़ा करने में कुछ सहयोग करना है तो आप करेंगे। लेकिन जब तक आप बेरोजगार हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, तो आप इस प्रकार का कोई भी काम ना करें, हमें पैसे ना दें, क्योंकि मेरा यह दृष्टिकोण है कि बेरोजगार जो है पहले से ही क्या है? बेरोजगार है, उसके पास पैसे नहीं है। और ये जालिम दुनिया है, इस जालिम दुनिया के अंदर जो है बेरोजगार ही, देखो आप अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। एक बेरोजगार व्यक्ति ऐसे ही तो सोचता है कि मैं बेरोजगार हूं और मेरे पास पैसे नहीं है। बट सोचिए, इस एक बेरोजगार व्यक्ति के कारण जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले जो हैं वो करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की कार में घूमते हैं, है ना। लाखों की कार में जो घूम रहे हैं ना आज राजस्थान के बड़े बड़े कोचिंग वाले, वो सब आपके पैसों से घूम रहे हैं। बड़े बड़े जो पुस्तक जो पब्लिशर है, अलग अलग गाइड निकालते हैं, जो एसी के अंदर बैठे बैठे बुक लिखते हैं, वो भी आपकी वजह से है। सरकार अरबों रुपए आपसे कमाती है, अरबों रुपए आपसे कमाती है। एक सीईटी पेपर करवाकर भी वो बहुत सारे पैसे कमा जाएगी। तो जितने ज्यादा पेपर करवाती है सरकार, उतने ज्यादा पैसे आपसे कमाती है। तो बेरोजगार आप अपने लिए हो, अपने घर वालों के लिए हो, लेकिन आज के समाज के अंदर, आज के इस व्यवसायी और गला काटने वाली प्रतिस्पर्धा में आप सबसे बड़े ग्राहक हो। बेरोजगार ही क्या है? सबसे बड़ा ग्राहक है। आप बुक वाले के ग्राहक हो, आप कोचिंग वाले के ग्राहक हो, आप नोट्स वालों के ग्राहक हो, आप ऑनलाइन ऐप वालों के ग्राहक हो, आप ग्राहक हो। बेरोजगार तो आप अपने और अपने घर वालों के लिए हो। तो इस बेरोजगारी में आप हमें पैसे दे, ये अच्छी बात नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि आप ऐसा ना करें भविष्य में, ठीक है। और करें तो पहले मुझसे पूछ लें ताकि मैं आपको मना कर सकूं। हाँ, उस दिन जरूर कर सकते हैं जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है।
ये बात मैं अपने मन से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि आप जितने भी हम बेरोजगार लोग होते हैं, ये कोचिंग वालों के लिए, बुक वालों के लिए, सरकारों के लिए, हॉस्टल वालों के लिए, लाइब्रेरी वालों के लिए, सबके लिए क्या है, ये ग्राहक है, ग्राहक। जब भी एक बेरोजगार व्यक्ति दिखता है ना, ग्रेजुएशन पास होते ही एक व्यक्ति एक और ग्राहक बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। 66 सही, 1/2 भी लिख सकते हो आप, और 66 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकते हो। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है क्या कहलाता है? कक्षीय समतल कहलाता है। ये आपकी पृथ्वी है और ये अपने अक्ष पे झुकी हुई है, और ये जो कोण बनता है यहां पर, ये जो कोण बनता है ना, यही क्या कहलाता है? आपका कक्षीय समतल कहलाता है। क्या कहलाता है? कक्षीय समतल कहलाता है। पृथ्वी का वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है कहलाता है प्रदीपित वृत्त कहलाता है। जैसे आपने अगर अपने फोन में कभी गूगल अर्थ नाम का एप्लीकेशन है, गूगल अर्थ नाम का एप्लीकेशन है, वो अगर चलाया है तो उसको देखना, उसको जब घुमाओगे तो आधी पृथ्वी काली दिखाई देगी, आधी पृथ्वी गोरी दिखाई, यानी चानने में दिखाई देगी। जैसे ये पृथ्वी है ना, तो इतना भाग इसका कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, रात वाला दिखाई देगा, रात वाला दिखाई देगा, ये भाग दिन वाला दिखाई देगा। तो ये जो रेखा है ना, ये वाली रेखा, यही क्या है? प्रदीप्त वृत्त कहलाता है, प्रदीप्त वृत्त। किस विद्वान ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था, और आर्यभट्ट भारत के थे। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन और 6 घंटे का जो है वो क्या लगता है? समय लगता है। अब देखिए हमने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए इस 6 घंटे को एक बार के लिए छोड़ा और केवल 365 दिन का ही माना कि एक वर्ष कितने दिन का होता है? 365 दिन का। और 4 वर्ष के बाद देखो 6 6 6 6 और कितने हो गए? 24 हो गया था, एक पूरा दिन हो गया। तो 4 वर्ष के बाद हमने क्या किया कि एक हर चौथा वर्ष जो है वो क्या हो गया? हमारा लिप वर्ष हमने घोषित कर दिया, जिसमें हमने क्या कर दी, ये एक दिन को किस में जोड़ दिया? फरवरी में जोड़ दिया, क्योंकि फरवरी के पास पहले 28 दिन थे। तो एक हर चौथे वर्ष के बाद हमने इसको क्या कर दिया? 29 का कर दिया। कितना कर दिया? 29 वर्ष का जो है वो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद 6 घंटे को मिलाकर एक दिन जोड़ दिया जाता है। इस वर्ष को कहा जाता है लिप वर्ष कहा जाता है। लिप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। किस दिनांक को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है? 21 जून को दिन लंबा, अभी 21 जून आने वाली है, 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात है। इस अवस्था को कहा जाता है उत्तर अयनात कहा जाता है। और 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? कर्क रेखा पर। और किस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है? तो 22 दिसंबर को पड़ती है। और 22 दिसंबर को जो है क्या होता है? रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य की किरण विषुवत वृत्त पर कब सीधी पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। और किस दिन दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। 3 डेट है, याद रख सकते हैं, तीनों डेट आप याद रख सकते हैं। वैसे 4 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो बसंत ऋतु होती है। चौथा चैप्टर आता है मानचित्र। कौन सा आता है चौथा चैप्टर? मानचित्र आता है, मानचित्र। मानचित्र को देखिएगा एक बार, सारे बच्चे लाइक करें। और आपको शुरुआत में एक एम दिया था, एक लक्ष्य दिया था कि आज हम कक्षा 6 को कंप्लीट करेंगे। और आप ये छोटा सा प्रयास करेंगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए कि इस लाइव सेशन में 300 लाइव बच्चे जो हो रहे।
हालांकि पिछली बार 2021 के अंदर जो है वो 1500 2000 के करीब बच्चे लाए थे, लेकिन बीच में कुछ समस्याओं के कारण सेशन नहीं हो पाए। और अभी एक बार दोबारा प्रयास, आप जो छोटा सा प्रयास है आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भौतिक मानचित्र होते हैं पृथ्वी की आकृतियों से संबंधित मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। राजनीतिक मानचित्र जो है राज्य और नगरों, शहरों और गांवों को दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आपको वृक्षों को प्रदर्शित करना है। आपको राजस्थान के वृक्षों को प्रदर्शित करना है राजस्थान के मैप पर, तो आप कौन सा मानचित्र बनाएंगे? निम्न में से कौन सा मानचित्र बनाएंगे राजस्थान के वृक्षों को दर्शाने के लिए? तो आप कौन सा बनाएंगे? भौतिक, राजनीतिक? तो आप जो बनाएंगे वो बनाएंगे थीमेटिकल। कौन सा? थीमेटिक। थीमेटिक मानचित्र कौन सा होता है? किसी विशेष जानकारी को दर्शाने वाले, जैसे पेड़ पौधे हो गए या कोई भी विशेष जानकारी। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। दूरी होती है, दिशा होती है और प्रतीक होते हैं। मानचित्र में दर्शाए जाने वाले 4 प्रमुख दिशाएं क्या कहलाती हैं? प्रधान दिग्बिंदु कहलाती है। और मानचित्र में दिखाए जाने वाले प्रतीकों को क्या कहा जाता है? रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? यह भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नीले रंग का प्रयोग जलाशयों को दर्शाने के लिए, भूरे रंग का प्रयोग पर्वतों को दर्शाने के लिए, पीले रंग का प्रयोग पठार को दर्शाने के लिए और हरे रंग का प्रयोग मैदान को दर्शाने के लिए। कच्चा चित्र जो बिना किसी पैमाना शब्द था यहां पर, बिना किसी पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, क्या कहलाता है? रेखा मानचित्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। खाका क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पृथ्वी के एक ठोस भाग को कहते हैं भूमंडल कहते हैं। नेक्स्ट, गैस की परत जो पृथ्वी के चारों ओर, गैस की परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जल पाया जाता है जलमंडल कहलाता है। और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से, समुद्र, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, समुद्र में रह नीचे आता है, समुद्र तल से जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 8848 मीटर। और विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त समुद्र तल से कितना गहरा है? तो 11,022 मीटर। भारत के प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े तेंजिंग नार्गे 29 मई 1953 को। और जापान के जुको ताइबे विश्व की पहली महिला, जुको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। तो फर्स्ट महिला याद रखना जापान से थी, जुंको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था, याद रख सकते हैं। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो 7 हैं। क्रम से याद रख सकते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया का क्षेत्रफल कुल पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 है, 1/3। और एशिया महाद्वीप कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो पूर्वी गोलार्ध में है। और कौन सी रेखा से इस महाद्वीप से गुजरती है? एशिया से कर्क रेखा गुजरती है। यूरोप और एशिया के सूत्र भाग को संयुक्त भाग शब्द, सॉरी यहां पर संयुक्त था, यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। और एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। कौन सा महाद्वीप है जहां कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है? कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है? ठीक है, कौन सी है बताइए। बताइए कौन सा
ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है? नेक्स्ट देखिएगा क्या आता है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अफ्रीका के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा गुजरती है। और अफ्रीका कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। और वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें करक, मकर और विषुवत रेखा तीनों एक साथ गुजरती है? अफ्रीका है वो। और विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है। ये क्वेश्चन भी याद रख सकते हैं आप, तीनों करक, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है अफ्रीका से। नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बीच कौन सी संधि है? पनामा स्थल संधि। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो बताइए, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और कौन सा महाद्वीप जो चारों ओर से महासागरों से घिरा है? ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका पर स्थित भारत के 2 शोध संस्थानों के नाम बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, रेट में पूछा जा सकता है। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। विश्व के कितने महासागर है? 5। सभी महासागरों को क्रम में बताइएगा। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट, कौन सा महासागर जिसका नाम किसी देश पर रखा गया है? हिंद महासागर है भारत के नाम पर। वायुमंडल को कितनी परतों में विभाजित किया जा सकता है? 5 में। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्रह्मंडल। वायुमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर तक। वायुमंडल की 2 प्रधान गैस कौन सी है? ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78% है। वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे घनत्व में क्या परिवर्तन आएगा? घनत्व कम होता जाएगा। और कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया व यूरोप को अलग करती है? यूराल पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चैप्टर नंबर 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भाग क्या कहलाते हैं? पर्वत। और स्थल रूप का निर्माण किन 2 प्रक्रियाओं से होता है? आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं से होता है। पृथ्वी किस तरह टूटकर गिर जाने को कहा जाता है? पृथ्वी के किसी, जैसे पृथ्वी पहाड़ है, पहाड़ों के टूटकर गिर जाने को कहा जाता है अपर्दन, है ना। पृथ्वी के किसी भाग का शब्द था यहाँ पर। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है? घिसकर ये पृथ्वी नीचे हो जाती है। जैसे ये पहाड़ी भाग है, यहाँ से कोई नदी बह रही है, तो ये नदी से ये चीजें क्या होगी? टूटती जाएगी। तो ये नदी पहले ऐसी थी जगह, अब ये ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ये नीचे होती जाएगी। यानी अपर्दन से वह स्थान जो है वो क्या होता है? नीचे होता जाएगा। और पृथ्वी के स्थल रूप के पुनः निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण। एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय एशिया के अंदर है, यूरोप के अंदर ऑल्पस पर्वत है और दक्षिण अमेरिका के अंदर एंडीज पर्वत है। तीनों को मैंने क्रम में लिखा है। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? वलित पर्वत एंड भ्रशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। भारत में स्थित विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। एंड अफ्रीका और जापान में स्थित ज्वालामुखी पर्वत कौन से हैं? तो माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका के अंदर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। और जापान के अंदर है फ्यूजियामा। पर्वतों के प्रचलित खेल कौन से हैं? जैसे पैराग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है और स्कीइंग है। भारत में स्थित पुराना पठार दक्कन का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है और तिब्बत के पठार की ऊंचाई समुद्र तल से 4000 कितनी 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर है। और अफ्रीका का पठार किस लिए प्रसिद्ध है? सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है।
भारत के छोटे नागपुर से कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो लोहा, कोयला और मैग्नीज। छोटा नागपुर पठार पर कौन सा जलप्रपात है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुडई जलप्रपात है। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और सुंदरवन समुद्र तल से 200 मीटर तक की ऊंचाई वाले स्थान क्या कहलाते हैं? मैदान कहलाते हैं। और यांगत्से नदी कहाँ स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 7 नंबर चैप्टर आता है स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, प्रायद्वीप कहलाता है। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय। भारत के पश्चिम में कौन सा है? अरब सागर। और भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट देखिए, अब जो बच्चे पहली बार क्लास में आ रहे हैं ना, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मामला क्या है। क्या तो हम पढ़ रहे हैं, क्या कौन कर रहा है। ऐसे तो यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाता, और ये तो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे इसका भी पता नहीं चल रहा है ना। ऐसे दौड़े जा रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हुए हैं, 2-3 महीने हो गए जुड़े हुए, उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? हिंद महासागर। और भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक जो है वो 2900 किलोमीटर है। अमेरिका में कितनी मानक रेखाएं हैं? 7 रेखाएं हैं जो समय का निर्धारण करती है। कनाडा के अंदर 6 रेखाएं हैं जो समय का निर्धारण करती है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा जो है वो 82 डिग्री 82 डिग्री। हिमालय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3, वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करती है, वह है सुंदरबन डेल्टा। और डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार आकृति होती है ना। कैसी आकृति होती है? त्रिभुज। ये जैसे नदी है, और ये नदी यहाँ पर जो है किसमें मिल रही है? सागर में मिल रही है। तो ये ऐसी आकृति बनाती है, यही क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। प्रवाल छोटे समुद्र जंतु के कंकाल क्या कहलाते हैं? पोलिप कहलाते हैं। और पूर्व की ओर बहने वाली मुख्य नदियां कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। पाक जल संधि किन 2 देशों के मध्य हुई थी? भारत और श्रीलंका के मध्य हुई थी। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर आता है भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव। भारत के प्रमुख मौसम कौन कौन से हैं? दिसंबर से लेकर और फरवरी तक ठंड का मौसम होता है यानी सर्दी। मार्च से मई तक गर्मी। जून से सितंबर तक मानसून यानी वर्षा ऋतु। अक्टूबर से नवंबर शरद ऋतु। और लास्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक बारिश कहां पर होती है? भारत के मेघालय में स्थित माहसिन राम में। ये क्लास 6 पूरी हो गई। आप कहोगे सर क्वेश्चन तो थोड़े ही है। थोड़े नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एनसीईआरटी है। ये क्वेश्चन भी आज सुबह की क्लासें दोनों ली नहीं थी, सुबह 8 बजे लगा था, तब जाके ये सारे क्वेश्चन एक एक चैप्टर को पढ़कर, एक एक चैप्टर को पढ़कर, है ना, एक एक लाइन को पढ़कर, है ना, एक एक लाइन को पढ़कर पहले जो है नोट्स लिखे जाते हैं इसमें, है ना। एक एक क्वेश्चन को लिखा जाता है, फिर उनको टाइप किया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक जब लगे हैं तब जाके ये पूरा हुआ है। कई बच्चे कॉल करके कहते हैं सर हमें तो 6 से लेकर 12 तक के एक साथ नोट्स दे दीजिए, चाहे हमसे पैसे ले लीजिए, है ना। बट ऐसा है नहीं, यहाँ पर उतना ही काम करते हैं जितना आपको करवाया जाता है। तो बिल्कुल अभी आज कक्षा 6 हो गई, कल प्रयास करेंगे कक्षा 7 हो जाए। इसी प्रकार सारी कक्षाएं आपको जो है 10 तक करवा देंगे, और जितना हो जाएगा उसके नोट्स आपको आपके टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग
अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, शुभ रात्रि। और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।